हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो फुल मॉक टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस सेट नंबर क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 1 हो चुका है तो क्लास नंबर 1 भी पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है ना। आज की क्लास जो है वो सेट नंबर 2 है, ठीक है। तो इसमें पूरे आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सभी के सभी जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम बेस्ड से रिलेटेड रहेंगे और सिलेबस से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है ना। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन सभी मिक्स गए हैं, ठीक है ना। तो इसको वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस क्वेश्चन इसमें जो सभी क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग भी देते चलिएगा और बताइएगा लास्ट में कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले क्वेश्चन से क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोला क्या कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या कितनी थी ये बताना है। उसकी संख्या टोटल कितना था ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये पहले आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि टोटल कितने 562 यानी कि 562 यानी कि 562 टोटल कुल देशी रियासत था भारत में स्वतंत्रता से पूर्व था, ठीक है ना। इसमें भारत को जो देशी रियासत है उसको सम्मिलित करने यानी कुल एक करने की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था वो किसके द्वारा निभाया गया था, तो ये निभाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, सरदार पटेल के द्वारा, ठीक है ना। जिन्हें क्या बोलते हैं, भारत का लौह पुरुष भी बोलते हैं, ठीक है ना, लौह पुरुष बोलते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। भारत का बिस्मार्क के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, किन्हें, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखें। चलिए आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान की किस रानी ने बादशाह हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के, ठीक है ना, बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता की याचना की थी ये बताना। तो वह रानी कौन थी जो हुमायूं के पास क्या भेजी थी, राखी भेजी थी और उनके द्वारा जो भेजा गया था। इसका मतलब ये था कि बहादुर शाह को क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और हुमायूं को क्या कर रहे हैं, वो भाईचारा का संबंध निभा रहे हैं, ठीक है ना। इसका वो रानी कौन थी ये बताना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कौन थी, रानी कर्णावती थी। कौन थी, रानी कर्णावती, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखें। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था। तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कब किया था ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि जुलाई 1947 में पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब की थी ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी यानी कि 3 जून 1947 को यह विभाजन की जो है घोषणा किया गया था, ठीक। कब किया गया था, 3 जून 1947 ईस्वी को। भारत जो विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत ही हुआ है, ठीक है ना। चलिए तो इसे ध्यान रखेगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए और साथ में आप कॉपी और पेन दोनों साथ में रखेंगे, आप नोट करते चलेंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और जो मार्क्स आएंगे लास्ट में आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होते रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम किसने की थी ये बताना है। तो द्विराष्ट्र की बात जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद इकबाल के द्वारा सबसे पहले द्विराष्ट्र यानी 2 राष्ट्र की बात बताई गई थी यानी कि कहा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था और कब किया गया था, तो 1939 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था ये बताना है, ठीक है। तो गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष कब चुना गया था ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन, सुभाष चंद्र बोस बने थे, ठीक है। और महात्मा गांधी जो कि एक बार बने हैं कांग्रेस का अध्यक्ष, वो कब बने थे, 1947 में, ठीक है, सॉरी 1924 में, 1924 में, जो कि बेलगाम अधिवेशन था। कौन था, बेलगाम अधिवेशन में बने, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में, बेलगाम अधिवेशन। चलिए आगे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से किसकी गिरफ्तारी का विरोध के कारण हुआ था ये बताना, ठीक है ना। तो अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो किसकी गिरफ्तारी का विरोध वहां पर हो रहा था, इसलिए वो यह कांड हुआ था ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए।
तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किस्लू जो जिनकी गिरफ्तारी हुआ था और इन्हीं की विरोध प्रदर्शन वहाँ पर बहुत सारे लोग कर रहे थे, ठीक है ना। और उसी में जनरल ओडायर के द्वारा यह आदेश दिया गया था गोली चलाने का, ठीक है ना। चलिए, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था यह जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बोल रहा क्या, सन 1885 ईस्वी में बोमेश चंद्र बनर्जी, जिसे WC बनर्जी भी बोलते हैं, की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था ये बताना, ठीक है। तो प्रथम अधिवेशन जो कि 1885 में हुआ था, इनके अध्यक्षता कौन थे, बोमेश चंद्र बनर्जी थे। तो यह अधिवेशन कहाँ हुआ था ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था, ठीक है ना, नरमपंथी नहीं था ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि बाल गंगाधर तिलक, जो कि नरमपंथी नहीं थे। ये कौन थे, गर्मपंथी के थे, ठीक है ना। गर्मपंथी नेता थे कौन, बाल गंगाधर तिलक। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नेहरू क्या थे, सभी नरम दल के नेता हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा, लाल बाल पाल के नाम से, लाल बाल, ठीक है ना, बाल और पाल, ठीक है ना, जिसमें लाल से हो गए लाला लाजपत राय, ठीक है ना। लाल से कौन होते हैं, लाला लाजपत, ठीक है ना, लाजपत राय, ठीक है ना। बाल से कौन हो गए हैं, बाल से हो गए कौन आपके, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। और पाल से हो गए बिपिन चंद्र पाल, ठीक है ना, बिपिन चंद्र पाल। तो तीनों के तीनों जो नेता थे क्या थे, लाल बाल पाल, जो कि गर्म दल के नेता थे, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं इससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी ये बताना है। तो 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा किया गया था ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विधानसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है। तो विधानसभा के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो कितना होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या, डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि कितना, 25 वर्ष होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 25 वर्ष, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था ये बताना है। तो निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा, ठीक है ना, किस शासक ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि पुलकेश सिंह द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित किया गया था, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बोल रहा है, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किया गया था यानी किसके द्वारा किया था ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हिंदू विधि को सर्वप्रथम किसके द्वारा संहिताबद्ध किया गया था ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो हिंदू विधि से रिलेटेड जो है कौन है, तो मनु है। कौन है, मनु। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कादम्बरी के लेखक है बाणभट्ट, ठीक है ना। कादम्बरी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, बाणभट्ट है। तो इसे ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी ये बताना है। तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर कहाँ होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी, ये भी गलत हो गया, रंगून हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा यहाँ, ये हो गया आपको बी और ये हो गया सी, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी, ये तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत हो गया, यहाँ रंगून में हुआ था। कहाँ हुआ था, रंगून में। तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, रंगून में। किसका, बहादुर शाह जफर का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में कल लाइट श्रृंगलिंग की शुरुआत किस वर्ष की गई थी ये बताना। तो भारत में कल लाइट श्रृंगलिंग की शुरुआत किस वर्ष किया गया था ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1928 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1928 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, प्लासी की लड़ाई
में लॉर्ड क्लाइव को किसने हराया था ये बताना, ठीक है ना। तो प्लासी की लड़ाई कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1757 में, जिसमें लॉर्ड क्लाइव जो था उसको किसके द्वारा हराया गया था ये पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सिराजुद्दौला के द्वारा हराया गया था, ठीक है ना। तो इसमें सिराजुद्दौला जीत गया था प्लासी की लड़ाई में और हारा कौन था, लॉर्ड क्लाइव हार गया था, ठीक है ना। और युद्ध कब हुआ था, 1757 में। एक और इंपॉर्टेंट युद्ध है बक्सर का युद्ध, जिसे भी ध्यान में रखिएगा, बक्सर का युद्ध, ठीक है ना। तो बक्सर का युद्ध हुआ था कब, 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कब किया था ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि 1929 ईस्वी में। किसमें, 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग किया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। तो काजीरंगा अभयारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है और काजीरंगा है कहाँ, ये भी ध्यान में रखना है। तो ये काजीरंगा जो अभयारण्य है ये आपको मिलेगा कहाँ, असम में। कहाँ मिलेगा, असम में मिलेगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि एक सींग वाले काले गैंडे के लिए, ठीक है ना, एक सींग वाले काले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है कौन, काजीरंगा अभयारण्य, ठीक है, जो कि असम में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में भारतीय परमाणिक समय तथा स्थानीय समय समान है ये बताना है। तो भारत के किस नगर में भारतीय परमाणिक समय तथा स्थानीय समय दोनों क्या है, समान है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कहाँ, इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है ना, कहाँ से गुजरता है, नैनी से गुजरता है भारत का जो ग्रीनविच टाइम है ये, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 21 की ओर। 21 देखिए, बोल रहा है 10 डाउन स्ट्रीट, ठीक है ना, 10 डाउनिंग स्ट्रीट है। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास का नाम है 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, ठीक है ना। तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास का नाम है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या, 22 है। 22 है निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर बताइए, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा हटा लें। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि शिव समुद्रम परियोजना, ठीक है ना, शिव समुद्रम परियोजना जो कि क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है भारतीय थल सेना कितने कमांडो में संगठित है ये बताना है। तो भारतीय थल सेना जो है वो कितने कमांडो में संगठित है ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 7 संगठनों में क्या है, संगठित है यह। कौन, 7 कमांडो में, ठीक है ना, 7 कमांडो में क्या है, संगठित है भारतीय थल सेना, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है भारत में मसालों का प्रदेश, यानी कि लैंड ऑफ स्पाइसेज, ठीक है ना, किसे कहा जाता है ये बताना है। तो भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है केरल, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि केरल को क्या कहा जाता है, भारत में मसालों का प्रदेश कहा जाता है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं, क्या बोलते हैं, सोया प्रदेश। सोया प्रदेश किसे बोलते हैं, तो मध्य प्रदेश को, क्योंकि सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है ये बताना है। तो मानवाधिकार पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है ये बताइए, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कौन है, नेल्सन मंडेला, ठीक है ना, नेल्सन मंडेला जी हैं जो कि मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ पर नहीं पाए जाते। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, कहाँ नहीं हुए हैं ये बताना है, कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन जो जल्दी जल्दी पढ़ने में मिस्टेक होता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन कभी कभी गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को हमेशा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बिहार पुलिस में तो टाइम भी पर्याप्त रहता है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि नागार्जुन कोंडा से नहीं हुआ, बाकी लोथल, कालीबंगा, रोपड़ सभी से कुछ ना कुछ जो अवशेष है वो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड मिले हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं ये बताना है। तो पश्चिमी और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि पाल घाट पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, पाल घाट पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, भारत में रेल मार्ग की लंबाई इस समय कुल कितने हैं ये बताना है। तो भारत में रेल मार्ग की जो लंबाई है वो टोटल कितना है ये बताना है, ठीक है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 63,140 किलोमीटर अभी वर्तमान में है, ठीक है ना। और धीरे धीरे ये बढ़ते भी रहते हैं, तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा इसे गूगल में, ठीक है ना। तो लगभग कितना आएगा, 63,140 है अभी, ठीक है। चलिए आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, हुमायूं नामा किसकी रचना है ये बताना। तो हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो हुमायूं नामा की जो रचना है वो किसके द्वारा किया गया, गुलबदन बेगम के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसको लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा कहा जाता है। तो लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं, यानी किस देश को कहते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि म्यांमार को कहते हैं। किसको बोलते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा बोलते हैं किसे, म्यांमार को बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन, जोरास्ट्रियन, ठीक है ना, जोरास्ट्रियन कहलाते हैं। तो जोरास्ट्रियन किसे कहते हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि अग्नि पूजक जाति के लोग को क्या बोलते हैं, जोरास्ट्रियन कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, पैगोडा क्या है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पैगोडा क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बौद्ध मंदिर, ठीक है ना। तो बौद्ध मंदिर को पैगोडा बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी है, ठीक है ना। ऑप्शन डी, यानी कि 29 एवं 7 है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, सर्च कीजिएगा, ठीक है ना। शायद 28 राज्य हो गए ना 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो इसे एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो हम टेलीग्राम पर सर्च करके हम बता देंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा लगता है पुराना क्वेश्चन डल गया है। देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान एवं संस्कृत संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कहाँ है, पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, ठीक है ना। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस, फ्रांस में, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कैगा में होता है। तो कैगा में क्या होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, तो कैगा में क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नवकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। और कैगा परमाणु जो संयंत्र है वो कहाँ है, तो यह कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में है कैगा परमाणु संयंत्र, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष संपन्न हुई थी। तो राज्यसभा की पहली बैठक जो है वो किस वर्ष संपन्न हुई थी ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1952 में, ठीक है ना। 1952 यानी कि 1952 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है ये बताना है। तो हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ईरान और ओमान को अलग करता है। किसको करता है, ईरान एवं ओमान को अलग करते हैं, ठीक है ना। और ईरान में एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसे चाहबार पोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, चाहबार पोर्ट ना, चाहबार पोर्ट, ठीक है ना, जो कि भारत के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो इसे कहाँ, ईरान में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कहाँ, 38 की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन है, शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। तो क्या प्रकट करता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कनिष्क का शासन को यह प्रकट करता है। कौन, शक संवत, जो कि 78 ईस्वी में प्रारंभ होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किसने किया था ये बताना है। तो क्यूबिज्म की चित्रण का जो पद्धति का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि पाब्लो पिकासो के द्वारा, ठीक है ना। पाब्लो पिकासो के द्वारा, और पाब्लो पिकासो जो है कहाँ के, स्पेन के ये थे, ठीक है ना, कहाँ के, स्पेन के। तो पाब्लो पिकासो के द्वारा क्यूबिज्म की चित्रण पद्धति का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, ठीक है ना, मुक्ति दिवस कब मनाया था ये बताना है। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1939 ईस्वी में मनाया था, ठीक है ना। तो मुस्लिम ने मुक्ति दिवस मनाया था कब, 1939 ईस्वी को मनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। 41 है, नित्यांगना सोलन मानसी, ठीक है ना, सोलन मानसी प्रमुख रूप से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है ना। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। कुचिपुड़ी कहाँ, आंध्र प्रदेश। कथक उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तरी भारत में बोल सकते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है ना। और कथकली कहाँ है, तो कथकली है केरल में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता है, वह स्थान है कौन ये बताना है। तो भारत में एक ही स्थान पर टीन पाया जाता है और वह कहाँ पाया जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग झारखंड में। कहाँ? हजारीबाग झारखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण किया। तो तंजौर में जो बृहद का जो मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर जिसे बोलते हैं, का निर्माण किसके द्वारा किया गया था ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज राजा चोल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राज राजा चोल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 है पेंटागन क्या है ये बताना है। तो पेंटागन क्या है ये बताइए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय जिसका नाम है पेंटागन। ठीक है ना, तो पेंटागन कहाँ है? तो अमेरिका में है, और अमेरिका के क्या है? रक्षा विभाग का कार्यालय यानी कि ऑफिस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि नील नदी पर। ठीक है ना, नील नदी जो कि विश्व की सबसे क्या है? लंबी नदी के अंतर्गत आता है, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। ठीक है ना, और कहाँ यह बहता है? तो मेनली मिस्र में। कहाँ? मिस्र में। ठीक है ना, और इसके पास में जो नील नदी के किनारे जो एक शहर स्थित है उसे क्या बोलते हैं? काहिरा। क्या बोलते हैं? काहिरा, जो कि मिस्र की राजधानी है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और अमेजन नदी एक है, जो अमेजन नदी क्या है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। क्या है? चौड़ी नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, और लंबाई में इसका नंबर जो आता है वो दूसरा नंबर आता है। ठीक है ना, किसका? अमेजन का आता है। ठीक है ना, अमेजन नदी की। ठीक है, और चौड़ी में सबसे फर्स्ट में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है ये बताना है। तो मूत्र का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है मूत्र का रंग पीला। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 है निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? निम्न में कौन स्तनपायी है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि हुवेल। ठीक है ना, हुवेल क्या है? तो स्तनपायी के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, और विश्व का पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो स्तनपायी जानवर कौन है? तो नीली हुवेल भी है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या? 48 है हेलोफाइट्स से अच्छी वृद्धि करते हैं। तो हेलोफाइट्स जो है वो कहाँ पर अच्छी वृद्धि करते हैं ये बताना है। ठीक है, यानी किस प्रकार की मिट्टी में अधिक वृद्धि यानी कि अच्छी से वृद्धि करता है हेलोफाइट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि क्षारीय मृदा में। ठीक है ना, तो क्षारीय मृदा में हेलोफाइट्स जो है वो अच्छा खासा वृद्धि करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है एम्फीबिया बताता है। तो एम्फीबिया क्या बताता है ये बताना है। ठीक है ना, तो एम्फीबिया क्या बताता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। ठीक है ना, तो एम्फीबिया का मतलब होता है जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशु होते हैं, उसे एम्फीबिया कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। ठीक है ना, CaOCl2 होता है, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन हो गए, तो बताइएगा अभी तक कितने सही हो चुके हैं। ठीक है ना, चलिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करते रहेगा बीच बीच में। ठीक है ना, ताकि अपन लोग कंटिन्यू रखेंगे सेट। ठीक है ना, सेट रखेंगे कंटिन्यू एग्जाम से पहले तक, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 है एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है ये बताना है। तो एल्बो ज्वाइंट जो है वो किस प्रकार का ज्वाइंट है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन जी, यानी कि हिंग ज्वाइंट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? हिंग ज्वाइंट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, फाउंटेन पेन का आविष्कार कौन किया था? यानी फाउंटेन पेन का आविष्कारक था वो कौन था ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाटरमैन के द्वारा किया गया था फाउंटेन पेन का आविष्कार। ठीक है, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? वाटरमैन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? ठीक है ना, तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि हार्वे। हार्वे मतलब विलियम हार्वे। ठीक है ना, विलियम हार्वे इनका पूरा नाम है, तो हार्वे भी आता है तो आप टिक करेंगे। ठीक है ना, तो विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या दिया गया था। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। हैनीमैन के द्वारा क्या विकसित किया गया था ये बताइए। ठीक है ना, तो हैनीमैन के द्वारा विकसित किया गया था ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी फिर बता देंगे हम कमेंट में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है ना, तो नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन के द्वारा गया क्या? नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक वरण का सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है अंधों के पढ़ने की जो लिपि है वो क्या कहलाता है ये बताना। ठीक है ना, तो अंधों की जो पढ़ने की लिपि है उसे क्या कहते हैं ये बताइए। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है क्या? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी कि क्या? ब्रेक लिपि बोलते हैं, लुई ब्रेल लिपि से बोलते हैं। ब्रेक नहीं होता, ब्रेल होता है। क्या होता है? ब्रेल लिपि से बोलते हैं।
वो गलत टाइप हुआ, ठीक है ना, ब्रेल लिपि कहते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेल लिपि, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। तो ध्वनि की तीव्रता निर्धारित जो होता है वो किस पर आधारित रहता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि आयाम पर निर्धारित होते हैं ध्वनि की तीव्रता, ठीक है ना। और ध्वनि की तीव्रता जो होता है वो सबसे अधिक किस में होता है ये बताना है। तो ये होता है किसमें, सबसे अधिक ठोस में होता है। ध्वनि की तीव्रता सबसे अधिक ठोस में, फिर होता है किसके बाद, द्रव्य में, उसके बाद फिर गैस में होता है, ठीक है ना। ठोस में सबसे अधिक किसमें होता है, तो इस्पात में होता है, ठीक है ना, इस्पात में होता है, इसे ध्यान रखेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। और ध्वनि जो है वो निर्वात में गमन नहीं करता। ध्वनि किस में गमन नहीं करता, यानी किस में नहीं चल पाता है, तो निर्वात में नहीं चल पाता ध्वनि, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा सभी पॉइंट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, सीड्स क्या है ये बताना है। तो सीड्स क्या है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि घातक मृत्यु रोग है। सीड्स क्या है, तो एक घातक मृत्यु रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, पीत रस का कार्य क्या है, ठीक है ना। तो पीत रस का कार्य क्या है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि वसा का एमल्सीकरण करना, ठीक है ना। तो वसा का एमल्सीकरण करना जो पीत रस है उसका कार्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है, एटीनिल, ठीक है ना। एटीनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है ये बताना है। एटीनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो एटीनिल का जो प्रयोग है वो लाया जाता है किस एटीनिल का जो प्रयोग है वो लाया जाता है किसके लिए, ये लाया जाता है रक्तचाप को घटाने के लिए। किसके लिए, रक्तचाप को घटाने के लिए लाया जाता है प्रयोग में, कौन, एटीनिल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया से ग्रसित हो जाता है। तो कौन सी तत्व कमी होता है उसमें एनीमिया रोग लोग को हो जाता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि आयरन की कमी होता है, ठीक है ना। तो आयरन के लिए क्या खाना चाहिए, पालक, ठीक है ना, पालक यानी कि हरी सब्जी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। हरी सब्जी खाइए या पालक की भाजी खाइए तो आपको क्या मिलेगा, इससे आयरन मिलेगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है ये बताना। तो ट्रिपल एंटीजन जो है वो किन 3 रोगों से बचाता है ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है, कौन, ट्रिपल एंटीजन, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, धोने का सोडा, ठीक है ना। तो धोने का सोडा है जिसका सोडियम कार्बोनेट व्यापारिक नाम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की ये बताना है। तो जेनेटिक कोड है उसका खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है क्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, हरगोविंद खुराना के द्वारा जेनेटिक कोड का खोज किया गया था, ठीक है ना। तो विलियम हार्वे के द्वारा क्या, रक्त परिसंचरण, ठीक है ना, रक्त परिसंचरण, ठीक है ना, परिसंचरण किसके द्वारा, विलियम हार्वे के द्वारा खोजा गया था। लुई पास्चर के द्वारा क्या खोजा गया था, पाश्चुरीकरण, ठीक है ना, पाश्चुरीकरण की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि। तो पीने की पानी में क्लोरीन क्यों मिलाया जाता है ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पीने की पानी में क्लोरीन मिलाते हैं, क्लोरीन युक्त पानी में कीटाणुओं से क्या होता है, मुक्त होता है, ठीक है ना। कीटाणु जो होता है क्या होता है, मर जाता है, यानी कि कीटाणु से मुक्त होते हैं, इसलिए क्लोरीन युक्त पानी में रोग नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए पानी में क्या मिलाते हैं, क्लोरीन मिलाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है ये बताना। तो आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है शरीर में ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना। अस्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी से होता है, इसमें दांत के मसूड़े से क्या आता है, ब्लड आते हैं, ठीक है। सूखा रोग जो कि विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है ना, सूखा रोग जिसे बोलते हैं। तपेदिक जो कि टीबी एक रोग है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं ये बताना है। तो दूध के जो दांत हैं वो किस आयु तक गिर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 16 वर्ष की आयु तक दूध की जो दांत है वो गिर जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, दूध से दही जमाने में कौन सा जीवाणु काम आता है ये बताना है। तो दूध से दही जमाने में कौन सा विटामिन काम आता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो कि दूध से दही जमाने में काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन
न तो तत्व है और न ही यौगिक, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन जो कि न ही तत्व है और न ही यौगिक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि वायु, ठीक है ना। वायु जो कि न ही तत्व है और न ही यौगिक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, किसे भारी जल कहा जाता है, ठीक है। तो भारी जल किसे कहते हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, जिसका सूत्र क्या होता है D2O होता है, D2O, और इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 20 होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 20 होता है, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। और D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है जिसे भारी जल कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो निम्नलिखित में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है ये बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी कि तेल से नहीं हो सकता है ध्वनि का संचरण, जबकि बर्फ, वायु और जल में होते हैं, ठीक है। निर्वात में भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तेल और निर्वात 2 पॉइंट तो आप ध्यान में ही रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस होगा। तो वह कौन सा लेंस है, किस प्रकार का लेंस है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वह होगा अवतल लेंस। कौन होगा, अवतल लेंस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। तो निम्नलिखित में सर्वाधिक जो जलन है वो कौन उत्पन्न करेगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि बाष्प द्वारा जो होता है वो कहा था सर्वाधिक जलन उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, किसी वाहन की गति मापक यंत्र बताता है उसकी डैश। तो किसी वाहन की जो गति मापक यंत्र है वो क्या बताता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि ताक्षणिक चाल बताता है। क्या बताता है, ताक्षणिक चाल बताता है, ठीक है ना। यानी कि तुरंत वाली जो चाल रहता है, यानी जिस चाल में वह तुरंत बढ़ता है वो वाली चाल बताता है कौन, गति मापक यंत्र जो रहता है वो, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं ये बताना है। तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 746 वाट के बराबर होता है कितना, एक हॉर्स पावर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना, कौन सा, ठीक है। कौन सा जीवधारी पौधों एवं जंतुओं के बीच डैश के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है ये बताना, ठीक है। तो कौन सा जीवधारी है जो पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में समझा जाता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यूग्लिना। क्या है, यूग्लिना, जो कि पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है जो कि मैथ के क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। बोरा एक आयताकार भूखंड की लंबाई और उसकी चौड़ाई से 8 मीटर क्या है अधिक है, ठीक है। चलिए ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। मान लेते हैं कि चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगा कितना, x + 8 हो जाएगा। यही ना बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, ये हो गया 8 मीटर अधिक, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है क्या कि उसके क्या बोल रहा है, यदि भूखंड का जो क्षेत्रफल है, रेशियो नहीं नॉर्मल बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया क्या, दोनों का क्षेत्रफल। तो भूखंड जो हो गया आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है ना। यानी बोल सकते हैं x × x + 8 बराबर हो जाएगा क्या, 308, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा x² + 8x, इधर कर देंगे तो हो जाएगा -308 बराबर 0। 308 को आप द्विघात समीकरण में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 22 से गुना कितना 14। तो गुना करेंगे तो इतना आना चाहिए जो कि माइनस में, तो माइनस में भी से ले लेते हैं। और यदि दोनों का अंतर करेंगे तो प्लस में 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो माइनस वाला रहेगा वो x के बराबर जाएगा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 14 यानी कि चौड़ाई कितना हो जाएगा, 14। तो लंबाई कितना हो जाएगा, 8 अधिक यानी कि 22। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, भूखंड की चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई कितना होगा, 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या ये बताना है। तो कौन संख्या जो अभाज्य संख्या ये बताना, ठीक है। चलिए तो अभाज्य का बहुत सारे रूल हैं, ये पहले देख लेते हैं। तो अभाज्य में पहले तो है कि विभाज्यता कोई भी रूल काम नहीं करता, यानी किसी भी संख्या से नहीं करता। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, एक और अपने आप से सिर्फ कटना चाहिए, ठीक है ना। किससे कटना चाहिए, एक से और अपने आप से, ठीक है ना। वही संख्या क्या होगा, अपने आप से कटेगा और या तो एक से कटेगा, वही क्या होगा, अभाज्य होगा। जैसे कि 2, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है, ठीक है ना। और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी कौन है, तो 2 ही है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रखेगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेगा।
चलिए तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा, तो पहले तो विभाज्यता का रूल इसमें देख लेते हैं। 6 3 9 2 11, 11 इसका योग कितना आ रहा है 11, इसका योग 4 3 7 2 9, 9 जो कि 3 से कट जाएगा तो ये तो आपका कट रहा है, ठीक है ना। 5 3 8 2 10 आ रहा है, इसका योग 10 भी कट रहा है। 7 3 10 2 12 आ रहा है, इसका योग जो कि 12 भी कट रहा है, लेकिन 11 नहीं कट रहा है। तो यहीं से पता चल रहा है कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आगे करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 है। एक व्यक्ति 900 मीटर लंबी सड़क 6 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की गति यानी कि चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा ये निकालना, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी जो कि 900 मीटर है, मीटर में रहेगा दूरी, तो इस समय जो हो जाएगा सेकंड में, सेकंड का मतलब हो जाएगा 6 मिनट गुना 60 कर देंगे, ठीक है ना। 6 मिनट गुना 60 हो गया, टोटल टाइम हो गया, ठीक है। तो हो गया क्या, ये औसत चाल, लेकिन ये जो चाल निकलेगा आपको मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा। पूछ रहा है क्वेश्चन किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुना कर दें कितना 18/5 से, इसे काट देते हैं, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10 से 1 शून्य ये कट जाएगा, बच जाएगा कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका चाल, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। 79 है, एक आयत की लंबाई 10% क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है। आयत की लंबाई 10% बढ़ाते हैं, चौड़ाई 20% घटा देते हैं, तो कुल लंबाई कुल मिलाकर के उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना, ठीक है। तो इसका सूत्र ध्यान रखिएगा, x प्लस वाई प्लस माइनस होता है दोनों, ठीक है ना, x गुना वाई बटा 100 होता है, ठीक है। चलिए तो इसको देख लेते हैं, तो इस पर रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो रहा है, प्लस बढ़ा रहा है तो प्लस 10, ये क्या कर रहा है माइनस में कर रहा है यानी घटा रहा है तो हो जाएगा 20, और यहाँ का जो चिन्ह आता है ये वाली चिन्ह वो इस पर निर्भर करता है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा क्या माइनस, तो इसके ये दोनों चिन्ह का जो गुणनफल है वो यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो माइनस लिख देंगे x गुना वाई बटा 100, ठीक है, काट दीजिए, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, तो 10 माइनस 22 बराबर माइनस 12, माइनस में आने का मतलब कि कमी हो रहा है, ठीक है ना, यानी माइनस 12% क्या होगा, इसका क्षेत्रफल कमी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, बोला एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाएं जो कि 15 और 25 है, उनके बीच की दूरी दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना। तो क्षेत्रफल बराबर समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, ठीक है ना, समानांतर भुजाओं का योग गुने क्या होता है ऊंचाई होता है, ठीक है। तो 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग करेंगे तो 25 15 कितना 40, और ऊंचाई कितना 10, इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 20 से 20 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स बराबर 1 और x प्लस 2 बराबर इतना, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान बताना है आपको, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर हम बोल सकते हैं क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसे बोल सकते हैं। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी, ठीक है ना, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, इस रूप में होता है। चलिए अब यहाँ से सबसे पहले इसे हल कर लेते हैं, इसे आप हल करेंगे तो हो जाएगा कितना एक्स वाई एलसीएम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, यानी कि हम लिख सकते हैं इसे सिंपल रूप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर 0 लिख सकते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर ऑलरेडी आपको 2 दे चुका है, ठीक है। चलिए 1 हो गया समीकरण, 2 हो गया समीकरण। अब देखिए x प्लस वाई का मान कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इतना का वैल्यू कितना है दिया हुआ है 0, ठीक है ना। 2 गुना 0 करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। जैसे इतना का मान 0 आ गया, इसका मतलब किसी भी 0 गुना समथिंग 0, ठीक, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, बोला एक त्रिभुज की भुजाएं 5 12 13, 5 12 13 का मतलब ही हो जाता है क्या, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज है। और बोल रहा है इसका परिमाप 90 है, ठीक है ना, रेशियो में दिया है तो मान लेते ये हो गया 5x, ये हो गया कितना 12x और ये हो गया कितना 13x। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग 90 दिया हो, तो सभी भुजाओं का योग बराबर हो जाएगा 12 13 12 25 5 30x, ठीक है ना, 30 दिया 90, यानी कि x बराबर 30 आ गया, यानी कि पहली जो भुजा हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 12 तिया 36 और ये हो जाएगा 13 तिया 39, ठीक है। बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये तो कर्ण है, ठीक है ना, तो कर्ण तो अपने को लेना नहीं है, आधार गुने ऊंचाई यानी कि लंब गुने बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15 गुना कितना हो जाएगा 36, 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो 18 पचे 90 और 9 18 और 9 कितना 27, यानी कि 270, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 है, बोल रहा क्या
9 आमों में से 120 केजी के ग्राम वाले एक आम के स्थान पर दूसरा आम ले लेते हैं, ठीक है ना। टोटल 9 आम है, उसमें से एक आम जो कि 120 ग्राम का है, इसको हटा कर क्या लेते हैं, 20 ग्राम इनके दूसरा आम लेते हैं, ठीक है ना। और जब दूसरा आम लेते हैं तो क्या होता है कि 20 ग्राम औसत में क्या होता है, वृद्धि होता है, ठीक है ना। 20 ग्राम क्या होता है, औसत में वृद्धि होता है। तो औसत में वृद्धि का मतलब है कि एक आम में 20 ग्राम, तो एक आम में 20 ग्राम, तो 9 आम में कितना की वृद्धि हो जाएगा, 9 आम में कितने का हो जाएगा, 180 ग्राम की वृद्धि। और 120 आम का ये है, ठीक है ना, 120 ग्राम ये एक आम है। तो टोटल जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टोटल 300 ग्राम इसका औसत था, ठीक है ना। तो बदले गए आम का जो भार था वो कितना था, तो टोटल इसका जो भार था वो 300 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना की ओर, 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए बोल रहा है, सिंपल है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है 1500, इसका एलसीएम दिया है 10, तो बोला एचसीएफ 10 दिया है, तो एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है ना एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दे दिया आपको 1500। आगे बोला है कि इसमें एचसीएफ 10 दे दिया, तो पूछ रहा है एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लेंगे, शून्य शून्य काट देंगे, तो आपको आ जाएगा कितना बचेगा, 150, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 150, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 देखिए बोल रहा है, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है और इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 34 है, अंतर 34 है, यहाँ दोनों का अंतर कितने हो जाएगा, 2 का, तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। बोल रहा है दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात करना, तो छोटी संख्या कौन सी है, 3, तो गुना कितना कर देंगे, 3, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। बोल रहा है 86 और 87 का जो आंसर है वो आपको निम्नलिखित में से विलोमार्थी विकल्प को चयन करना है, यानी कि उल्टा जो है वो चुनना है, ठीक है ना। तो क्रिस का उल्टा क्या होगा ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि हस्ट पुष्ट होता है, ठीक है ना। क्रिस का उल्टा क्या होगा, क्रिस का उल्टा, ठीक है ना, हस्ट पुष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या 87, इसका भी विलोम चुनना है, तो आकर्षण का क्या हो जाएगा, तो आकर्षण का इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 और 89 का जो बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से शब्द दिए गए का तत्सम, ठीक है ना, तत्सम शब्द का सही तद्भव शब्द है, तो तत्सम का तद्भव जो है वो चुनना है, ठीक है ना। तो चलिए 88 में क्या बोल रहा है, चतुष्कोण, चतुष्कोण का जो राइट तद्भव हो जाएगा वो क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है चतुष्कोण का चौकोर, क्या होगा, चौकोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इच्छु, इच्छु का क्या हो जाएगा, तो इच्छु का क्या होगा ये बताना है, तो इच्छु का हो जाएगा ईख, ठीक है ना, इच्छु का क्या होगा, ईख हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में बोल रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है, तो दो मुहावरा है 90 और 91 नंबर। आंधी का आम होना, ठीक है ना, तो आंधी का आम का मुहावरा क्या होगा, सही मुहावरा क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सामयिक लाभ होता है, क्या होता है, सामयिक लाभ होता है। आंधी का आम, आंधी के आम मतलब सामयिक लाभ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, घड़ो पानी पड़ना, ठीक है ना, घड़ो पानी पड़ना मतलब क्या होगा ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अत्यधिक लज्जित होना, ठीक है ना, घड़ों पानी पड़ना यानी अत्यधिक लज्जित होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन करना, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही लिखा हुआ है ये बताना है। तो श्रृंगार जो है वो कौन सही लिखा हुआ है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रृंगार, ये जो है आपका सही है, ठीक है, बाकी सभी गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, दूर की सोचने वाला, ठीक है ना, के लिए एक शब्द है, तो दूर की सोचने वाला जो व्यक्ति है उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उसे क्या बोलते हैं, दूरदर्शी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94-95, निम्नलिखित में से कौन से शब्द निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का सही है ये बताना। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ठीक है ना। चतुष्कोण का क्या हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा, ठीक है। आगे इच्छु, इच्छु का क्या हो जाएगा, ईख हो जाएगा, तो इसे 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है ना। आंसर आपको 2 बार यानी कि 2 मार्क्स बोनस मिल गया, ठीक है ना। चलिए अगले वाले सेट में देख लेंगे फिर, ठीक है। फिर ये भी रिपीट हो गया है 96-97, आंधी का आम होना, सामयिक लाभ होना, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। घड़ों के पानी पड़ना यानी कि क्या हो जाएगा, अत्यधिक लज्जित होना, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया, ठीक है ना। चलिए तो आगे वाली जो वीडियो रहेगा ना, नेक्स्ट अब जो वीडियो आएगा उसमें अपन लोग मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग 4 अंक तो जोड़ लेंगे इससे, ठीक है ना, 2 अंक इसमें हो गया तो 4 अंक आपको बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखते हैं, मीनूफिसेंट है, ठीक है ना, इंग्लिश के है कुछ क्वेश्चन तो इसे भी देख लेते हैं। मीनूफिसेंट मतलब क्या होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए इसको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है, चूज द वन ऑफ द विच एक्सप्रेस द राइट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड मीनूफिसेंट, ठीक है ना, तो यानी कि साइनो चुनना है इसका, ठीक है ना, समानार्थी को चुनना है। मीनूफिसेंट मतलब क्या होता है, तो मीनूफिसेंट का मतलब होता है उदार, ठीक है ना, क्या होता है, उदार होता है, ठीक है। जेंटल
जेंटल का मतलब होता है सज्जन, क्या होता है, सज्जन होता है। ग्रेटनेस, ग्रेटनेस का मतलब क्या होता है, तो ग्रेटनेस का मतलब होता है महान, क्या होता है, महान होता है। जिनेरुअस, जिनेरुअस मतलब क्या होता है, जिनेरुअस मतलब होता है उदार ही होता है, ठीक है ना। और ग्रीडी मतलब क्या होता है, लालची, ठीक है ना, ग्रीडी मतलब क्या होता है, लालची। तो इसका जो सबसे बेस्ट समानार्थी होगा कौन होगा, तो ये हो जाएगा जिनेरुअस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये इसको बी कर देते, ठीक है, गलत हो गया वो, ठीक है, बाकी सब ठीक है, जिनेरुअस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एवहोर, ठीक है ना। एवहोर का मतलब क्या होता है, बोल रहा है अपोजिट चुनना, क्या चुनना है, अपोजिट, ठीक है ना। तो एवहोर मतलब क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब होता है घृणा करना, क्या होता है, घृणा करना होता है एवहोर। सपोर्ट मतलब सपोर्ट यानी कि साथ देना। सेव मतलब बचाना। लाइस्टेन मतलब होता है हल्का, ठीक है ना, लाइस्टेन मतलब क्या होता है, हल्का। लव मतलब होता है क्या, मतलब लव मतलब प्यार करना, ठीक है ना, प्यार करना। तो घृणा करना का उल्टा क्या होगा, प्यार करना, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, बोल रहा है कि बोल रहा क्या, चूज द ओवन वेस्ट कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड या सेंटेंस, ठीक है ना। एक माने के अनेक शब्दों का एक शब्द है ना, जो हिंदी में लोग पढ़ते हैं उसी को है, ठीक है ना, OWS से इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये ब्लेंड ऑफ डाइवर्स एलिमेंट, ठीक है ना। तो एक ब्लेंड होता है यानी कि विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं उसके जो मिश्रण होते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, तो एलॉय मतलब क्या होता है, एलॉय होता है अलोई, ठीक है ना, ALLOY। एलॉय मतलब क्या होता है, मिश्र धातु होता है, क्या होता है, मिश्र धातु होता है इसका मतलब, ठीक है। अमलगेम मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मिश्रण, क्या होता है, अमलगेम मतलब मिश्रण होता है। क्लस्टर, क्लस्टर मतलब होता है झुंड, क्या होता है, क्लस्टर बनाना मतलब झुंड बनाना, झुंड होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, वर्गीकरण, ठीक है ना, वर्गीकरण। तो ये होता है क्या, ए ब्लेंड ऑफ डाइवर्स एलिमेंट, उसे क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि अमलगम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका 100 क्वेश्चन, 1 से लेकर के पूरे 100 तक सभी सोल्यूशन हो चुके हैं, ठीक है ना। और कहीं कंफ्यूजन हो, कुछ भी सुधार करना हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं करते हैं समाप्त, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास को यदि कंटिन्यू रखवाना चाहते हैं तो कुछ सपोर्ट आप लोग करना पड़ेगा, जैसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। काकि बहुत मेहनत लगते हैं, एक मतलब 100 क्वेश्चन की जो स्लाइड बनाने में बहुत टाइम लगते हैं, इसमें फिर रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है तो थोड़ा मज़ा आता है करने में, ताकि कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़ा रहा है, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है, ताकि अपन लोग कंटिन्यू रखेंगे एग्जाम से पहले तक, ठीक है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।